हेलो एवरीवन, हमने अपनी मुस्लिम लॉ वाली सीरीज़ में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। पहला हमने देखा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, फिर हमने देखा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज जिसको मुस्लिम लॉ में कहा गया है निकाह, या फिर हम इस्लामिक टर्म जो यूज़ हुई है वो ही है निकाह। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे मैरिज जो कि होती है, निकाह क्या होता है, बैकग्राउंड कहाँ से आया, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और एसेंशियल क्या है एक मैरिज का या एक निकाह का। ठीक है, अब देखिए, तो पहला जो यहाँ पे हमारा आता है कि मैरिज जिसको हम कहेंगे निकाह। देखिए, हम इस्लामिक या हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, लेकिन हम मुस्लिम लॉ तब पढ़ते हैं जब हम देखते हैं कि उससे पहले एक प्री इस्लामिक सोसाइटी थी, इसके बाद यहाँ पे इस्लाम आया। उसके बाद हम देखते हैं जो या फिर इस्लाम या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा जब होली बुक लेके आई गई, फिर हम देखते हैं पोस्ट इस्लामिक सोसाइटी। ठीक है, तो हमें मैरिज के लिए भी तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्री इस्लामिक सोसाइटी में मैरिज का क्या नेचर था, एक शादी कैसे होती थी। देखिए, प्री इस्लामिक सोसाइटी इसका मतलब है कि कुरान ए शरीफ के आने से पहले का समय। यहाँ पे जो था सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन और अ वुमेन। देखो, मैरिज को सिर्फ ये माना जाता था कि शारीरिक संबंध माना जाता था निकाह को या फिर मैरिज को। तो यहाँ पे बोला गया कि प्री इस्लामिक सोसाइटी में मैरिज को क्या देखा जाता था कि ये सिर्फ एक सेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन अ मैन और अ वुमेन। दूसरी चीज़, वुमेन वर नॉट गिवन एनी राइट ऑफ इनहेरिटेंस। प्री इस्लामिक सोसाइटी में वुमेन को कोई भी राइट नहीं दिया गया था इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरी चीज़, उनको एब्सोल्युटली डिपेंडेंट बना दिया गया था मेन के, कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है मेन के ऊपर, एक आदमी के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से एक वुमेन। ये थी हमारी प्री इस्लामिक सोसाइटी की कंडीशन। अब देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने जब कुरान ए शरीफ लाई गई उनके द्वारा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसमें क्या क्या चेंजेस किए। पहली चीज़, जब ये हम अभी पढ़ लें, अब हम ये वाला टर्म पढ़ लें, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद या फिर राइज ऑफ इस्लाम का यहाँ पे देख रहे हैं हम। देखिए, अभी इक्वल फुटिंग में लेके आया गया मेन के बराबर, मतलब वुमेन और मेन को इक्वल राइट दिए गए, एक सेम स्टेटस पे लेके आया गया इन टर्म्स ऑफ निकाह या इन टर्म्स ऑफ मैरिज। तो प्लेस्ड वुमेन ऑन इक्वल फुटिंग विद मेन। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो है वुमेन डज नॉट लूज हर इंडिविजुअलिटी। देखिए, प्री इस्लामिक सोसाइटी जो हमने देखी उसमें लिखा था कि वुमेन जो है वो एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है मेन के ऊपर। लेकिन जब हम प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा जब ये बताया गया कि मैरिज कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने उसमें एक चीज़ खास बोली, ये कि वुमेन जो है वो अपनी आइडेंटिटी, जो उनकी इंडिविजुअलिटी है, जो वो एक इंडिविजुअल इंसान है, उसको वो कभी भी लूज नहीं कर सकती। मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, वो किसी मैन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, उनका अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। तो ये चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव दिया, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैरिज या डेफिनेशन ऑफ निकाह। निकाह क्या होता है? निकाह एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है यूनियन ऑफ द सेक्सेस, मतलब जहाँ पे एक आदमी और एक औरत मिलते हैं या फिर वो दोनों साथ में आते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो एक मैरिज है, वो एक निकाह है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हैं जो कि आपको ऐसा नहीं है कि सारी पता होनी चाहिए या सारी याद होनी चाहिए, लेकिन आपको हाँ एग्जाम में आएंगी तो आपको लिखनी होंगी। पहली चीज, बेली जो डाइजेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि शादी क्या है, मैरिज क्या है। मैरिज एक प्रकार से लीगलाइज कर देता है, या एक पहली चीज, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? जिसका पर्पस है कि यहाँ पे लीगलाइज कर दिया जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स को और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। और जहाँ पे और शादी, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा है कि शादी एक प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका मेन पर्पस जो होगा वो ये होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज कर देना। जिनके बीच में भी शादी हो रही है, एक मैन और एक वुमेन, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका पर्पस होगा लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीसरी चीज जो ये थी कि यहाँ, और उसका जो पर्पस होगा वो ये होगा कि एक लीगल बच्चों को पैदा करना, मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि आगे जो है वो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस होते रहे। तो ये बोला गया है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, अशाबाद के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग अ परमानेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑन द पार्ट ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। देखो, यहाँ जो हम ये चीजें देख रहे हैं ना, ये सारी डेफिनेशन दी गई है मैरिज की अलग अलग जगह पे। तो आपको अगर पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज मैरिज या व्हाट इज निकाह या एक्सप्लेन निकाह, तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ जो सेकंड डेफिनेशन उसमें ये लिखा है कि मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक परमानेंट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा ये बेस्ड होता है म्यूचुअल कंसेंट की, दोनों ही, एक मैन और एक वुमेन, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट लेनी होती है ऑन पार्ट ऑफ बोथ मैन एंड अ वुमेन। तो यहाँ बोला गया इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक मैरिज है। देखिए, डॉक्टर जंग जो है ये कहते हैं कि मैरिज क्या है, इनके अकॉर्डिंग मैरिज दो एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो है, लेकिन साथ में ये एक डिवोशनल एक्ट भी है जिसका ऑब्जेक्टिव है राइट ऑफ एंजॉयमेंट, जिसके बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव जो ये कहता है ये है कि इसमें इंजॉयमेंट होती है। दूसरी चीज, इसमें प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, मतलब कि एक नेक्स्ट जनरेशन आती है, ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। इसके अलावा ये रेगुलेट करती है सोशल लाइफ को, कि एक आदमी और एक औरत समाज में कैसे रहेंगे, और इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी की वो समाज में कैसे रहेंगे, उनकी वो सोशल लाइफ को भी रेगुलेट करती है। तो ये बोला गया डॉक्टर जंग के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे देखिए द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, तो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा इस्लामिक या फिर मुस्लिम मैरिज के बारे में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है मैरिज इज माई सुन्ना। सुन्ना का मतलब होता है जो चीजें प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा की गई हैं, वो एक प्रकार से एडिशन है, एक प्रकार से एक रीति है। तो यहाँ है मैरिज इज माई सुन्ना। प्रॉफिट मोहम्मद खुद कहते हैं कि मैरिज इज माई सुन्ना एंड दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोवर्स। तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने मैरिज को कितना ऊपर या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा है कि मैरिज मेरा सुन्ना है, मैरिज इज माई सुन्ना, और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं उनको वो, या फिर जो लोग इस ढंग से नहीं रहते वो मेरे फॉलोवर्स भी नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये चीज बोल दी है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो दी है वो दी है जस्टिस महमूद ने। जस्टिस महमूद कहते हैं कि मैरिज की मुस्लिम मैरिज क्या है, वो कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक प्रकार से, या उनके द्वारा ये कहा गया है कि मैरिज अमंग मोहम्मदन इज नॉट अ सेक्रेमेंट। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम मैरिज जो है वो कोई सेक्रेमेंट नहीं है, वो कोई होली चीज नहीं है, वो एक प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज के बारे में। जस्टिस महमूद ने ये कहा है। ये उन्होंने एक पर्टिकुलर केस में बोला था, जिस केस का नाम है अब्दुल कादिर वर्सेस अलीमा 1886 का ये केस है। इस केस में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम अमंग मोहम्मदन इज नॉट अ सेक्रेमेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, अब यहाँ जो हमने ये 5 चीजें हमने देखी, ये हमने देखी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ये देखी, तीसरी ये देखी, चौथी ये देखी, और फिफ्थ ये जो 5 चीजें हमने देखी ना, ये हमने डेफिनेशन देखी जो अलग अलग लोगों के द्वारा बताई गई हैं, जो जिसमें अलग अलग हमें व्यूज पता चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। पहली चीज, रिस्ट्रेन ऑफ सेक्सुअल पैशन। देखो, हमने देखा था कि प्री इस्लामिक सोसाइटी में एक मैरिज को कहा गया था, एक मैन और वुमेन का सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप को मैरिज माना गया था। लेकिन यहाँ पे अब जब प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ये कहा गया कि मैरिज क्या है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज भी आया। उसमें पहला ये कहा था कि आपको सेक्सुअल पैशन से पूरी तरह से रिस्ट्रेन करना है। जैसे कि अगर ए और बी की शादी हो रही है तो इन्हीं के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप रहेंगे। अगर ए मेल है तो वो कहीं भी बाहर जाके और सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखेगा। तो यही कहा गया था, रिस्ट्रेन ऑफ सेक्सुअल पैशन, जो आपका ये सेक्सुअल आप एक्टिविटीज कर रहे हैं बार बार, इससे आपको रिस्ट्रेन, इससे आपको रोकना है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है मैरिज का। दूसरी चीज, ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। आपकी जो ये डोमेस्टिक घरेलू जो ये लाइफ है, इसको एक ऑर्डर में लेके आना, इसको एक रेगुलेशन में लेके आना। अगर ए और बी की शादी हो रही है, अगर ए मेल है और बी जो है वो फीमेल है, तो इन दोनों की एक डोमेस्टिक लाइफ को ऑर्डर करना। इन दोनों की शादी एक ही दोनों से होगी, उसके अलावा इनके बच्चे होंगे, उनको एक रूल्स और रेगुलेशन में बांधना। तो यह है दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज का। तीसरा, इंक्रीज ऑफ फैमिली। इंक्रीज ऑफ फैमिली का मतलब होता है आपको ऑफस्प्रिंग्स लेके आने, मतलब आपको बच्चे पैदा करने, आपको अपनी फैमिली बढ़ानी है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है डिसिप्लिन ऑफ द सेम इन केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। आपको अपनी वाइफ और अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लेके आना है, और वो डिसिप्लिन का मतलब है कि वो भी एक रूल्स और रेगुलेशन के साथ जिए, वो भी एक सोसाइटी के अंदर ढंग से रहे, तमीज से रहे। ये सारी चीजें हैं हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। फिफ्थ चीज है अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रन। देखिए, बच्चों को सिर्फ बर्थ देना यही एक मैरिज का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर यह भी है कि आप अच्छे बच्चे, मतलब आप उनको ढंग से उनको आप ढंग से मैनर सिखाएं, उनको आप ऐसी चीजें सिखाएं जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। तो यह है आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। फिर अब आता है हमारा एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। अब देखिए, अब जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो आती है एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज। क्या है मुस्लिम मैरिज में, क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो मुस्लिम मैरिज को एक वैलिड मैरिज मानेंगी। पहली चीज देखिए, यहाँ पे आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज है वो है कंपीटेंट ऑफ द पार्टीज, तीसरी चीज है नो लीगल डिसेबिलिटी। अब देखो, अब इन तीनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से नीचे समझाऊंगी कि ये क्या होते हैं। देखिए, मुस्लिम मैरिज का जो पहला एसेंशियल है वो ये कहता है कि मैरिज जब स्टार्ट होगी या स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज होगा वो हमेशा एक प्रपोजल से होगा। आपको एक प्रस्ताव लेके जाना पड़ेगा। मान लिया जाए ए एक मेल है, वो अगर उससे किसी वुमेन से शादी करनी है तो ए को एक प्रपोजल देना पड़ेगा बी को, या बी की फैमिली को, या बी के गार्जियन को, कि मैं बी से शादी करना चाहता हूँ। जब वहाँ से बी से एक्सेप्टेंस आएगी तब वो एक प्रकार से प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो व्यूअर्स, या इसीलिए तो इसी पर्पस जो ये पहला जो एसेंशियल है ना, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसी को बेसिस बना के बहुत सारे जो प्रोफेसर्स या बहुत सारे जिन्होंने मुस्लिम मैरिज के ऊपर अपने व्यूज दिए, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की क्लास पढ़ी है तो कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल होता है कि एक पार्टी प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसीलिए बोला है कि मुस्लिम मैरिज एक प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो पहला है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, अब हम इसको थोड़ा और डीप में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, वन पार्टी मस्ट मेक एन ऑफर। प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं। एक पार्टी को कुछ ऑफर देना होगा। ऑफर किसका? मैरिज का ऑफर, कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप एक्सेप्टेंस दोगी? तो जो ऑफर होता है उसको बोला जाता है इजाब टू अदर पार्टी।
द अदर पार्टी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, उसको बोला जाता है कबूल करना। तो एक है आपका ऑफर देना, दूसरा है आपको उसको एक्सेप्टेंस देना। तो कबूल करना मतलब एक्सेप्टेंस देना अपनी। एक केस लो है जो इंपॉर्टेंट केस लो जो आपको देखना है, वो है जैनबा वर्सेस अब्दुल रहमान 1945 का केस है। इसमें यह बोला गया था देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म इन विच द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड। इसमें यह कहा गया था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है ना उसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं बताया गया कि आपको इसको रिटन में देना या ओरल में देना। आप किसी में भी दे सकते हैं, आप इसको ओरल में भी दे सकते हैं, मतलब कि मौखिक बोलकर, या फिर आप रिटन में लिखा के कि भाई मैं तुमसे आप एक ऑफर दोगे, वो लिखित दोगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया था कि आप ये ओरल और रिटन दोनों ही ढंग से दे सकते हो। पहली कंडीशन है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब इसी के कुछ सब पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के अंदर पहली चीज है कि प्रेजेंस। देखिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अटर्ड इन ईच अदर्स प्रेजेंट। अगर यहाँ पे ए को बी से शादी करनी है तो ए को जो अपना ये प्रपोजल या एक्सेप्टेंस है ये एक दूसरे की प्रेजेंस में देना होगा। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अटर्ड, जो ये बोला जाएगा या लिखा होगा इन ईच अदर्स प्रेजेंट, एक दूसरे के वहां मौजूद होना आवश्यक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एजेंट, अगर ये दोनों वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो इनके द्वारा जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम वकील बोलेंगे, वो लोग भी यहाँ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। बोथ द पार्टीज शुड अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें एक चीज की इंपॉर्टेंस ये है कि दोनों पार्टी को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या उनके साथ हो रहा है, क्या किस चीज के लिए प्रपोजल दिया जा रहा है और किस चीज के लिए एक्सेप्टेंस दी जा रही है। तो पहली चीज जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के अंदर आती है वो आती है प्रेजेंस। या तो उन दोनों को वहां पे मौजूद होना अनिवार्य है। दूसरी चीज, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको हम वकील बोलेंगे, वो वहां पे होने चाहिए। इसके अंदर दूसरी चीज आती है वन मीटिंग। जो ये प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना होगा ना, ये एक ही मीटिंग में होगा। ऐसे नहीं कि आप एक दिन आप प्रपोजल दे रहे हो, उसकी फिर आप एक महीने बाद या 6 मंथ बाद आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अ प्रपोजल मेड एट वन मीटिंग एंड एन एक्सेप्टेंस एट अनदर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज तभी मानी जाएगी जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक ही मीटिंग में होगा। ऐसा मैंने वही बोला कि एक बार आपने अपना प्रपोजल दिया, फिर आप 1 साल के बाद अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, वो नहीं माना जाएगा। अब जो भी आप प्रपोजल दोगे एट वन मीटिंग, जिस भी आप एक मीटिंग में प्रपोजल दे रहे हो, उसी पर्टिकुलर मीटिंग में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। इसमें लिखा एंड एन एक्सेप्टेंस एट अनदर। अगर आप एक्सेप्टेंस किसी दूसरी मीटिंग में देते हो तो वो वैलिड मैरिज के अंदर नहीं आएगा। तीसरी चीज है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? देयर मस्ट बी रेसिप्रोसिटी बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कंडीशनल। क्या लिखा है यहाँ पे? रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है जो प्रपोजल में लिखा है उसी को उसने एक्सेप्टेंस मान लिया है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है? देखो यहाँ पे ए अगर ऑफर कर रहा है बी से, ए ऑफर कर रहा है बी से कि मैं तुम्हें 2000 रुपए डावर, अब हम ये डावर आगे देखेंगे, डावर को मेहर की रकम भी बोलते हैं। ए यहाँ पे कह रहा है बी से, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ए ऑफर टू मैरी बी। यहाँ पे एक मान लिया जाता है एक आदमी ए है, वो बी से शादी करना चाहता है। अब यहाँ पे ए अपना ऑफर देता है और ए साथ में 2000 रुपए डावर की रकम भी देता है। डावर एक प्रकार से मेहर होता है। अभी हम इसको आगे देखेंगे, ये हमारे सेकंड यूनिट में आएगी। तो ए यहाँ पे ऑफर कर रहा है बी से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो 2000 रुपए की डावर की रकम भी दे रहा है। बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक कंडीशन भी रख देता है। वो कहता है कि नहीं 2000 नहीं, तुम मुझे 4000 रुपए डावर की रकम दो, तब मैं तुमसे शादी के लिए हाँ बोलूंगी। तो ये जो है ये एक वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी नहीं है। रेसिप्रोसिटी का मतलब है अगर 2000 रुपए डावर की रकम रखी, बी उसी 2000 में एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है, तो वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बी ने कंडीशन रख दी कि नहीं 2000 नहीं, तो अगर तुम इसको 4000 रुपए में कन्वर्ट कर दोगे तब मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोलूंगी। तो ये क्या होगा? ये एक प्रकार से रेसिप्रोसिटी के अंदर नहीं आएगा, तो ये वैलिड मैरिज का पार्ट नहीं होगा। यही लिखा है कि देयरफॉर नो रेसिप्रोसिटी बिटवीन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे मैरिज इनकी नहीं होगी। जो फोर्थ चीज है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में, वो है विटनेस। विटनेस का मतलब होता है कि किसी ने क्या आपको वो शादी, ये जब आपने प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दिया, किसी ने आपको गवाह, मतलब क्या कोई वहां पे मौजूद था? देखिए हमने एक चीज देखी थी मुस्लिम लॉ में कि मुस्लिम लॉ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। एक था सुन्नी लॉ और एक था शिया लॉ। सुन्नी और शिया लॉ के अलग अलग मैरिज के टर्म्स एंड कंडीशन है। सुन्नी लॉ के अंदर ये बोला गया है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, जब भी आप ऑफर और अपनी एक्सेप्टेंस दोगे, वो आपको प्रेजेंस, उसमें आपको विटनेस की आवश्यकता जरूरत है। आपको 100% वहां पे विटनेस रखने ही पड़ेंगे। अब देखो विटनेस भी अलग अलग प्रकार के, या तो दो मेल होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि 2 मेल अगर हैं, देखो ए और बी 2 लोग हैं, ए चाहता है बी से शादी करना, ए को आप मान लो मेल, बी को आप मान लो फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने यहाँ पे अपना ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दी। अगर यहाँ पे कोई सिर्फ यही ए और बी है तो सुन्नी लॉ के अंदर ये मैरिज नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विटनेस होने चाहिए। सुन्नी लॉ में ये कहते हैं अगर मेल और फीमेल के अलावा यहाँ पे 2 लोग और हैं, ये यहाँ पे 2 आदमी और हैं, ये ए बी है, इसको मान लो आप, यहाँ पे आप 2 लोग और मान लो, ये सी और डी, ये दोनों मेल हैं। अगर ए और बी ने प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये सी और डी के सामने दिया है, तो ये सुन्नी लॉ के, और ये ए और बी जो है वो दोनों ही सुन्नी सेक्ट के हैं, तो ये मैरिज वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। मान लिया जाए अब यहाँ पे एक ही मेल है, मान लिया जाए यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी जो है दूसरा मेल नहीं है, लेकिन सी, यहाँ पे सी नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 फीमेल थी,
यहाँ पे आपकी ई और एफ ये दो फीमेल है, क्या है, एक सी तो एक मेल है लेकिन दो फीमेल है, तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा सुन्नी लॉ के अंदर। तो कंडीशन ये है कि जो भी आप ये प्रपोजल एक्सेप्टेंस दोगे सुन्नी लॉ के अंदर, या तो वहां दो मेल होने चाहिए, मान लिया जाए एक मेल है, अगर एक मेल है तो दो फीमेल का होना कंपलसरी है। पहली कंडीशन है या तो दो मेल हो, दूसरी कंडीशन या फिर एक मेल हो और दो फीमेल हो। तो अगर ये तीनों चीजें होंगी या फिर अगर ये कंडीशन होगी तभी आपको वहां पे सुन्नी लॉ में आपकी मैरिज को एक्सेप्टेंस दी जाएगी। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, जो ये दो मेल है ना, ये दोनों अडल्ट होने चाहिए, सेन होने चाहिए और मुस्लिम होने चाहिए। मान लिया जाए ए और बी दोनों ने प्रपोजल एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन जितने भी और विटनेस है वो सारे हिंदू हैं, तो भी वो मैरिज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि वो मुस्लिम होने चाहिए, अडल्ट। अडल्ट हम देखेंगे कौन होते हैं, और सेन मतलब जो लोग सही है, मतलब साउंड माइंड के हैं, जो लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो देखो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि क्या दो मेल और वन मेल और टू फीमेल इन सबका होना कंपलसरी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है या तो सिर्फ दो मेल विटनेस हो, दो मेल, अगर दो मेल नहीं है, एक ही मेल है, अगर एक मेल है तो दो फीमेल अगर है तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो शिया लॉ के अंदर क्या है, शिया लॉ के अंदर यह है कि विटनेस मतलब निकाह के समय या फिर शादी के समय पे विटनेस की आवश्यकता नहीं है। अगर विटनेस नहीं भी है और दोनों एक हस्बैंड या फिर मेल और फीमेल ने प्रपोजल एक्सेप्टेंस दी तो शादी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन ये लिखा है लेकिन जब भी डिवोर्स होगा या जब भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा, जब आपको शादी खत्म करनी, शादी को एंड करना है, उस समय विटनेस का होना शिया लॉ के अंदर कंपलसरी माना गया है। मैरिज के समय विटनेस का होना कंपलसरी नहीं माना गया शिया लॉ के अंदर, ठीक। अब पांचवी चीज जो है हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के अंदर, वो है फ्री विल एंड कंसेंट। फ्री विल एंड कंसेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी इंसान ए और बी जिसके बीच में भी शादी हो रही है, जो लोग भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, अगर ए प्रपोजल दे रहा है बी एक्सेप्टेंस दे रहा है, उनकी फ्री विल और कंसेंट होना बहुत जरूरी है। उनकी कंसेंट मतलब उनसे पूछ के शादी होनी चाहिए, फ्री विल, उनको पूरी तरह से वो किसी भी दबाव में वो अपनी प्रपोजल और अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, वो फ्री विल अपनी स्व इच्छा से काम कर रहे हो, विदाउट फिर, कोई भी डर या धमकी नहीं होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई उन पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहा। मान लीजिए बी अगर फीमेल है और बी के फादर उस पर जबरदस्ती दबाव डालें कि नहीं तुम्हें ए से ही शादी करनी है, और अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो ये शादी भी नहीं वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी फ्री विल होना चाहिए और कंसेंट होनी चाहिए दोनों ही पार्टीज की, और फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ अ बॉय और गर्ल हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, लीगल गार्जियन की कंसेंट मान जाएगी, कंसेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है फ्री विल और कंसेंट, लेकिन मुस्लिम मैरिज में क्या होता है कि अगर माइनर है बच्चा तो उसकी शादी भी हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि गार्जियन की कंसेंट उस समय ली जाती है, गार्जियन की कंसेंट, और कंसेंट जो होती है वो एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों ही हो सकती है, मतलब लिखित भी और मौखिक भी, कुछ भी हो सकती है। तो ये है यहाँ पे माइनर का केस, जो लोग जो अभी प्यूबर्टी को अटेन नहीं हुए। देखो ये अभी हम सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है, गार्जियन कौन होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। बट आपको एक चीज समझनी है कि अगर बॉय और गर्ल जो है वो अभी माइनर है, वो अभी प्यूबर्टी को अटेन नहीं हुए, उनकी अभी पूरी तरह से वो मेजर नहीं हुए, उस केस में उनकी शादी के लिए कंसेंट उनके गार्जियन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहली चीज पढ़ ली। पहली चीज क्या पढ़ ली हमने? पहला जो एसेंशियल है मुस्लिम मैरिज का वो क्या था? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हमने देख लिए कि प्रेजेंस होनी चाहिए मतलब और विटनेस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में आएंगी। अब जो दूसरी चीज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंपीटेंट ऑफ द पार्टीज की, पार्टीज ये ए और बी जिसके बीच में जो शादी हो रही है ना, वो दोनों ही कंपीटेंट पार्टी होनी चाहिए। अब हम कंपीटेंट पार्टी में देखेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड आ जाता है ये कंपीटेंट पार्टीज। देखो अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा है, तो अगर आपने हिंदू मैरिज पढ़ा है तो वहां हम पढ़ते कंपीटेंट ऑफ द पार्टीज। उसमें हम कहते हैं कि वो दोनों मेजर होनी चाहिए। उसमें गर्ल की एज 18 साल बताई गई है और बॉय की एज 21 साल बताई गई है। तो वैसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर भी कंपीटेंट ऑफ द पार्टीज की क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सारी अब चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। पहली चीज एज ऑफ मैरिज। मुस्लिम लॉ के अंदर शादी की क्या एज है? तो मुस्लिम लॉ के अंदर शादी की कोई एज नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि वो प्यूबर्टी को अटेंड होने चाहिए। प्यूबर्टी क्या होता है अब हम इसके अच्छे से पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी क्या है। देखो एज ऑफ मैरिज के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर ये बोला गया है कि कैपेसिटी टू एंटरिंग, पार्टी जो होगी वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, उन्हें वो सोचने समझने की क्षमता वाले होने चाहिए, और वो प्यूबर्टी को अटेंड हो जानी चाहिए। उनकी जो प्यूबर्टी की एज है वो हो जानी चाहिए, उसके बाद उनकी शादी आराम से हो सकती है। देखो प्यूबर्टी का क्या मतलब है? प्यूबर्टी का मतलब है एज एट विच पर्सन बिकम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन। प्यूबर्टी मुस्लिम लॉ के अंदर ये कहती है कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों ही, प्यूबर्टी का मतलब यह है कि अगर वो दोनों ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अटेंड या केपेबल हो गए हैं, सक्षम है अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, या फिर वो बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम है, तो हम बोलेंगे कि उनकी प्यूबर्टी की एज अटेंड हो चुकी है। देखो वुमेन के केस में क्या होता है ना कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी स्टार्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि वुमेन अब बच्चे को पैदा करने के लिए केपेबल है। तो वुमेन के लिए जो प्यूबर्टी की एज है वो ये है कि जब से उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो तब से उनकी प्यूबर्टी की एज को मान लिया जाता है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी में डिवाइड मैन और वुमेन लाइफ इंटू 3 स्टेजेस। देखो अब जब आप मुस्लिम लॉ देखोगे ना तो उसमें आपको 3 शब्द पे खासकर ध्यान देना है। पहला शब्द जो है वो है सगीर, दूसरा शब्द जो है वो है शरीरी, तीसरा शब्द जो है वो है बुलूक। क्या मतलब है इनका? पहला शब्द जो है जिसका मतलब होता है शागीर, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज
किसी भी मेल और फीमेल की लाइफ का, मतलब जब उनकी एज जो है वो 7 साल से कम, जब वो 7 साल से छोटे होते हैं, उसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज में उनकी शादी हो ही नहीं सकती, उसको वॉइड अब इनिशियो मान लिया जाएगा। वो शादी करने के लिए कभी भी रेडी नहीं हो जाएंगे, इस उनकी मैरिज को वॉइड अब इनिशियो, मतलब पहले दिन से ही उनकी शादी को वॉइड, शून्य मान लिया जाएगा। दूसरी एज जो है या सेकेंड स्टेज जो है जिसको हम बोलते हैं शरीरी, ये जो होती है ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का क्या मतलब है, जब इसमें जो बच्चा है उसकी एज 7 से 15 साल की एज है, अगर फीमेल है, अगर वो मेंस्ट्रुएशन उनका आ गए 15 साल से पहले या 15 साल से पहले 14 साल में अगर उनके पीरियड स्टार्ट हो गए, तो हम कह देंगे ठीक है वो मैरिज, वो शादी के लिए केपेबल है, तब वो अपनी खुद अपनी सहमति दे सकती है शादी के लिए। लेकिन अगर उनको 17 ईयर्स अगर उनको 7 से 15 ईयर्स के बीच में मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट होते तो वहां पे उनकी शादी हो सकती है, लेकिन वहां पे कंसेंट जो देंगे वो गार्जियन देंगे। गार्जियन कौन होंगे ये अब अभी आगे हम देखेंगे कि गार्जियन कौन होते हैं। तो वहां पे उनकी शादी के लिए उनकी जो सहमति है वो गार्जियन के द्वारा दी जा सकती है। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है थर्ड स्टेज जो होती है ना वो है 15 साल और उससे ऊपर। देखो अब अंदर भी उन्होंने थर्ड स्टेज जो बोला वो कहा है 15 साल से ऊपर। अब ये मान लिया जाता है कि 15 साल से ऊपर जो फीमेल है उनको पीरियड्स आ ही गए, तो यहाँ से वो उनको पूरी तरह से केपेबल मान लिया गया कि अब आप शादी करने के लिए पूरी तरह से वैलिड है, आपको इजाजत दे दी गई, अब आप खुद भी आप शादी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेज है वो है 15 ईयर्स एंड अबव, यहाँ पे दे कैन एंटर इनटू मैरिज, अब वो शादी के लिए खुद एंटर हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम एक और चीज देखने वाले हैं कि मैरिज ऑफ माइनर एंड गार्जियनशिप इन मैरिज। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, जो सेकंड स्टेज था यहाँ मैंने कहा था जब एज 7 से 15 साल होती है, यहाँ पे गार्जियन के पास हक होता है कि वो बच्चे की शादी को अपनी सहमति दे सकता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि गार्जियन कौन होता है। मैरिज ऑफ माइनर एंड गार्जियनशिप इन मैरिज, एक माइनर बच्चे की शादी कैसे होगी और उसमें गार्जियन का क्या रोल होता है। देखो मैरिज ऑफ माइनर विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन इज इनवैलिड अनलेस इट इज रेटिफाइड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा माइनर है और उसको अगर गार्जियन, और अगर उस माइनर बच्चे की शादी हो गई है बिना गार्जियन की अनुमति से, तो उसकी शादी को यहाँ पे इनवैलिड माना जाएगा, मतलब कि इनवैलिड मान लिया जाएगा अनलेस, जब तक वो बच्चा खुद मेजर ना हो जाए, जब तक वो बच्चा खुद 15 साल से ऊपर ना हो जाए, या वो बच्चे को बच्चा प्यूबर्टी ना अटेन कर ले, तब तक उसके बाद जब वो अपनी कंसेंट देगा कि हाँ मैं इस शादी को अपनी पूरी तरह से इस शादी को हामी देता हूँ या इसको मैं अपनी मंजूरी देता हूँ, अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तब तक वो मैरिज उनके बीच में हुई तब तक वो इनवैलिडिटी मान ली जाएगी। लेकिन अगर उस बच्चे ने, दोनों ही बच्चे ने जब प्यूबर्टी अटेन कर ली या फिर मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली, उसके बाद से उन दोनों अगर वो दोनों ही सहमति देते हैं शादी को, तो उनकी शादी को फिर वहां से वैलिड मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो गार्जियन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गार्जियनशिप इन मैरिज, यहाँ पे जो गार्जियन के लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है जब्र, ठीक है। तो राइट टू कंसेंट टू गिव अ माइनर इन मैरिज अनलेस अंडर सुन्नी लॉ बिलोंग्स सक्सेसिवली। देखिए हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में डाल देनी है कि मुस्लिम जो लॉ है या मुस्लिम जो है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, एक है सुन्नी सेक्ट और एक है शिया सेक्ट। तो यहाँ पे जो मैरिज के टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो भी दोनों के लिए थोड़े थोड़े अलग हैं। सारी चीजें तो सेम है लेकिन थोड़े थोड़े माइन्यूट इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। जैसे कि गार्जियनशिप का जो राइट है सुन्नी लॉ के अंदर वो ऐसे दिया हुआ है। पहली चीज पिता मतलब फादर जो है वो सबसे पहला राइट रखता है अगर उसे अपने बच्चे की शादी करानी। अगर फादर ने अपनी कंसेंट दे दी, अगर फादर ने किसी माइनर बच्चे की कंसेंट दे दी तो उसकी शादी वो वैलिड मानी जाएगी। अगर फादर नहीं है, अब यहाँ पे सक्सेसिवली का लिखा है कि एक के बाद एक, मतलब कि अगर फादर की डेथ हो गई है तो वहां पे पेरेंटल ग्रैंडफादर, मतलब जो ये फादर के पिता थे बोल सकते हैं आप, उसके ग्रैंडफादर को ये हक दे दिया गया है कि अब आप डिसाइड कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे कंसेंट दे सकते हैं माइनर बच्चे की शादी के लिए। अगर पेरेंटल ग्रैंडफादर भी नहीं है तब कौन आएगा, अब वहाँ पे ब्रदर एंड अदर मेल, तब उस बच्चे के भाई या फिर अदर मेल जो है, अगर उसके जो फादर है उनका कोई भाई प्रेजेंट है, तो इन सारे लोगों को इजाजत दी गई कि अब आप इस बच्चे की अब आप इस माइनर बच्चे के हक में डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो फोर्थ जो टर्म यहाँ पे दिया है वो फिर उस बच्चे की मदर को दिया। तो आप ये देखिए कि मुस्लिम लॉ के अंदर कितनी ज्यादा पेट्रियार्ची है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो 3 जो ये पोजीशन दिए ये सारे मेल्स को दिए, और उसके बाद जो ये 4th पोजीशन है अब ये बच्चे की खुद की मम्मी को दी है। तो यहाँ पे मदर का रोल आएगा। अगर फादर नहीं है, पेरेंटल ग्रैंड फादर भी नहीं है, कोई भाई कोई फादर की साइड से कोई मेल रिलेशनशिप में है ही नहीं, तब जाके यहाँ पे मदर अपनी कंसेंट देगी किसी माइनर बच्चे की शादी के लिए। अगर मदर भी नहीं है तो वहाँ पे फिर उसके बाद जो आता है वो मैटरनल अंकल और आंट का रोल आता है कि उसके मामा और मामी यहाँ पे अपना कंसेंट दे सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, तब जाके फिर स्टेट आता है, स्टेट फिर उस बच्चे की शादी करा देगा। तो ये आपको 6 लोगों के बारे में समझना पड़ेगा कि सुन्नी लॉ के अंदर ये 6 लोगों को सक्सेसिवली दे रखा है, इनको राइट दे रखा है गार्जियनशिप का। शिया लॉ में क्या किया, शिया लॉ में सिर्फ एक ही के पास राइट है कि वो अपना कंसेंट देगा माइनर की शादी के लिए, फादर एंड पेरेंटल ग्रैंडफादर, या तो फादर, अगर फादर नहीं है तो पेरेंटल ग्रैंडफादर, इसके अलावा कोई नहीं, ना मदर ना स्टेट ना कुछ नहीं। शिया लॉ के अंदर सिर्फ एक फादर एंड पेरेंटल ग्रैंडफादर। तो ये आपने देख लिया गार्जियनशिप, जिसका जो इस्लामिक टर्म है वो है जब्र।
देखो, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, इसको बोला गया है अख्त फजूली। अब यहाँ पे एक आपको टर्म ध्यान में रखना, यह है अख्त फजूली। ये कौन होता है? अगर मान लिया जाए, देखो यहाँ आप एक बच्चा है जो कि माइनर है अभी, मतलब वो अभी प्यूबर्टी को अटेन नहीं हुआ, या वो अभी 15 साल से छोटा बच्चा है, इसकी शादी अगर किसी ऐसे इंसान ने करवा दी जो कि एक अनऑथोराइज्ड पर्सन है। यहाँ पे अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या है? अगर इस बच्चे का फादर प्रेजेंट है लेकिन इस बच्चे के मामा ने इसकी शादी की कंसेंट दे दी, तो यहाँ पे इसके मामा को बोला जाएगा अख्त फजूली। मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, एक ऐसे इंसान के द्वारा मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिसको अथॉरिटी नहीं थी। इसका ये मतलब है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ रिमोट गार्जियन एंड द नियरेस्ट वन इज स्टिल प्रेजेंट, द मैरिज इज वॉइड। इस कंडीशन में इस मैरिज को वॉइड मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, मतलब इसको कोई भी वैलिड रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है कि अगर आपका नियरेस्ट वन जो है वो अभी प्रेजेंट है, वो जिंदा है, तो आपका ये रिमोट गार्जियन जो कंसेंट दे रहा है, इस कंसेंट को हम नहीं मानेंगे। आपका जो नियरेस्ट पर्सन है, जो आपका फादर अगर आपका प्रेजेंट है, तो अगर आपका मामा, अगर आपका ये मैटरनल अंकल और आंट जो है, अगर ये आपकी शादी की कंसेंट या आप ये अगर गार्जियन बन रहे हैं, तो वो जो होगा वो मैरिज जो है वो वॉइड मान ली जाएगी, ठीक है, शून्य मान ली जाएगी। बट इफ इट इज रेटिफाइड बाय द पार्टीज आफ्टर अटेनिंग द एक्ट ऑफ प्यूबर्टी इट इज वैलिड, यहां पे लिखा है। लेकिन अगर मान लिया जाए देखो अब जो जो था वो अगले दिन ही माइनर बन गया, सॉरी जो था अब वो अगले दिन ही मेजर बन गया, उसने वो 15 साल से ऊपर की उसकी एज हो गई। अगर उसने इस मैरिज के लिए हम अपनी हामी दे दी कि नहीं, जो मैरिज मेरे मामा ने करवाई थी, जो ये मैटरनल अंकल ने करवाई थी, मैं इसके लिए अपनी पूरी कंसेंट देता हूँ, इसको मैं वैलिड मानता हूँ, तो यहाँ पे फिर वो जो मैरिज आपकी हुई थी उसको वैलिड मान लिया जाएगा। बट इफ इट इज रेटिफाइड बाय द पार्टीज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर आप उसको रेटिफाई कर दो, आप अपनी कंसेंट दे दो, तो वो जो मैरिज हुई थी वो आपकी वैलिड मान ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, भाई ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को बोला गया है ख्याल उल बुलूग, ये आपको ये इस्लामिक टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया कि द माइनर बॉय और गर्ल हैज राइट टू रेपुडिएट और कंफर्म द मैरिज ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी। सिंपल लिखा है कि आपको एक ऑप्शन दिया गया प्यूबर्टी के, जब आप अटेन कर लेते हैं, जब आप प्यूबर्टी की एज को अटेन कर लेते हैं, तब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी जो ये मैरिज कराई गई थी गार्जियनशिप के द्वारा, आपके गार्जियन ने जो आपकी मैरिज कराई गई थी, अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हो या आपको एंड करना चाहते हो, इसका पूरा हक उस बच्चे के पास होता है जब वो अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेता है, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया। अब सेकंड हमने एसेंशियल पॉइंट देख लिया जो था हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंपीटेंट पार्टीज हमने देख लिया। इसके अंदर आपकी एज ऑफ मैरिज, प्यूबर्टी, गार्जियनशिप, इन सब का रोल आ जाएगा, ठीक है। अब जो हम तीसरा एसेंशियल पढ़ने वाले हैं वो है नो लीगल डिसेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? तो अब हम देखने वाले हैं तीसरी एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज जो कि है नो लीगल डिसेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बता दिए गए हैं अंडर विच मुस्लिम मैरिज इज़ नॉट परमिटेड। मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि नो लीगल डिसेबिलिटी, इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बता दिए गए जिसके अंदर मैरिज को पूरी तरह से परमिट अलाउ किया ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि इसमें मैरिज को ये कहा गया कि यहाँ पे मैरिज जो है वो परमिट नहीं होगी। देखिए, लेकिन इसमें 4 प्रोहिबिशन की डिग्री दे रखी है। पहली जो है वो है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का मतलब कि इसमें तो किसी भी हद में शादी होगी ही नहीं होगी। इस जो पहला यहाँ पे प्रोहिबिशन दिया गया है वो है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। सेकंड बोला गया रिलेटिव प्रोहिबिशन, थर्ड बोला गया प्रोहिबिटरी प्रोहिबिशन, फोर्थ बोला गया डायरेक्टरी प्रोहिबिशन। अब हम इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि क्या होता है इनके अंदर। इनके अंदर एक प्रकार से रिलेशन बता दिए गए हैं कि इन सारे रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का क्या मतलब है? A Muslim marriage cannot take place if the parties are within the blood relation or prohibited degree of relationship of each other. In this case the marriage turns to be void. देखो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है ना, ये बात करता है ऐसे रिलेशनशिप की जो कि ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं। अगर ए और बी के बीच में शादी होनी है और अगर ए एक मेल है, बी एक फीमेल है, और अगर ये दोनों ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं, तब इनकी शादी को पूरी तरह से वॉइड मान लिया जाएगा। वॉइड का मतलब है शून्य, 0 मान लिया जाएगा। अब जो ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है ना, ये भी 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला जो है उसको बोला गया है कॉन्सैंग्विनिटी, इसको हम इस्लामिक टर्म में बोलेंगे कुर्बत। जो सेकंड है वो है एफिनिटी, एफिनिटी को बोला गया है मुशारत। जो थर्ड है वो है आपका फॉस्टरेज, जिसको बोला गया रिजा। देखिए, कुर्बत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है It refers to blood relationship in which a man is barred from marrying the following female. अगर A को शादी करनी है B से, तो यहाँ पे अगर वो कॉन्सैंग्विनिटी में आते हैं, कॉन्सैंग्विनिटी का क्या मतलब है? ऐसे ब्लड रिलेशनशिप जिसमें एक आदमी को पूरी तरह से मना किया गया कि आप इन फीमेल से शादी नहीं कर सकते। कौन कौन है? हिज मदर और ग्रैंड मदर। एक आदमी अपनी खुद की मदर
और अपनी खुद की ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता। या मैं और अच्छे से बोलूँ तो एक मुस्लिम आदमी, एक मुस्लिम मैन अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता है। वो अपनी डॉटर और अपनी ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं कर सकता है। वो अपनी सिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ फुल ब्लड, हाफ ब्लड या फिर यूटेराइन ब्लड। देखो फुल ब्लड का मतलब होता है अगर ए और बी हस्बैंड और वाइफ हैं, इनके दो बच्चे हैं सी और डी, तो आप और सी अगर मेल है और डी अगर फीमेल है तो ये सी और डी आपस में भाई बहन होंगे, तो ये होता है फुल ब्लड। फुल ब्लड का मतलब जो भाई जो दोनों भाई बहन हैं उनके पेरेंट्स सेम है, उनके पापा भी सेम है और मम्मी भी सेम है। हाफ ब्लड में क्या होता है कि जिसमें पापा सेम होते हैं लेकिन मम्मी डिफरेंट होती है। यूटेराइन ब्लड में क्या होता है कि जिसमें मदर सेम होती है लेकिन फादर डिफरेंट होते हैं। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन ये आपको हिंदू मैरिज अगर आपने एक्ट देखा है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, ये उसमें आपको देखने होंगे कि एक मैन जो है वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। अब वो बहन फुल ब्लड में आती हो, हाफ ब्लड में या फिर यूटेराइन ब्लड में आती हो, जिस भी वो ब्लड में आती हो उससे उसकी शादी नहीं हो सकती है। फिर फोर्थ जो कंडीशन है कि एक मैन जो है वो अपनी नीस, अपनी भतीजी और ग्रेट नीस, जो अपनी ग्रेट नीस होगी उससे भी शादी नहीं कर सकता है। अपनी आंट से और ग्रेट आंट से भी शादी नहीं कर सकता, चाहे वो फादर के साइड से हो चाहे वो मदर के साइड से हो, किसी भी साइड से वो अपनी आंट से शादी नहीं कर सकता है। अ मैरिज विद वुमेन प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्सेंग्विनिटी इज वाइड। ऑल्सो चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ दैट वेडलॉक आर कंसिडर्ड इल लेजिटिमेट। पहली चीज, अगर वो शादी कर लेता है इन सब लोगों से तो उसकी मैरिज को वॉइड माना जाएगा। अगर शादी करने के बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं तो उस वाली जो बच्चे पैदा होंगे उनको इललेजिटिमेट बच्चे बोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन बात करता है ब्लड रिलेशनशिप के अंदर, और एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के अंदर पहली जो चीज है वो है कॉन्सेंग्विनिटी। इसमें ऐसे ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बताया गया जिसमें आदमी शादी कर ही नहीं सकता है, और अगर कर लेता है तो उस शादी को वॉइड और उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको इललेजिटिमेट माना जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के अंदर वो है एफिनिटी की, जिसको बोला गया है मुशारत। इसका क्या मतलब है, देखो अ मैरिज विद सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। देखिए जो कॉन्सेंग्विनिटी है उसके अंदर ऐसे ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बोला गया, लेकिन अगर आप एफिनिटी का मतलब होता है कि क्लोज रिलेशन, कुछ ऐसे क्लोज रिलेटिव के बारे में बताया गया जिसमें एक मुस्लिम मैन या मुस्लिम वुमेन की शादी नहीं हो सकती है, इसको भी प्रोहिबिट माना गया इन मुस्लिम्स ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप। द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आर एस फॉलोज। देखो हिज वाइफ्स मदर और ग्रैंड मदर, मान लिया जाए ए और बी की शादी हो गई है, ए जो है वो मेल है, बी जो है वो फीमेल है। अब आपको पता है कि मुस्लिम मेल जो है वो 4 वुमेन से शादी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो ए और बी है इनकी फर्स्ट शादी, इस मेल की पहली शादी है। अब अगर ये ए जो ये मेल है अगर वो अपनी वाइफ की मदर या ग्रैंड मदर से शादी करता है तो वो एफिनिटी के अंदर आ जाएगा और वो मैरिज जो है वो नहीं हो पाएगी कभी भी। इस बी की एक मम्मी भी होंगी और एक फादर होंगे, फादर और मदर। अगर ए जो है ये इनसे शादी अपनी सासू माँ से शादी कर लेता है, वैसे तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो किस में आता है, वो एफिनिटी के अंदर आता है या फिर वो मुशारत के अंदर आ जाता है। अब हिज वाइफ्स मदर अपनी बीवी की माता से शादी नहीं कर सकता और ग्रैंड मदर उनसे शादी नहीं कर सकता। हिज वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर, ठीक है, अपनी वाइफ की बेटी उसकी खुद की बेटी हो जाएगी, या फिर आप अगर वो जो बी थी उसकी पहले कहीं और शादी हुई हो उससे उसकी कोई बेटी हुई हो, मतलब तो इस प्रकार से भी वो उससे भी शादी नहीं करेगा। हिज फादर्स वाइफ और पेरेंटल ग्रैंड फादर्स वाइफ, वो अपने खुद के फादर की वाइफ से मतलब अपनी खुद की मदर से शादी नहीं कर सकता और अपने पेरेंटल ग्रैंड फादर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता है। हिज सन्स वाइफ्स और सन्स वाइफ और डॉटर सन्स वाइफ, इन सब लोगों से भी उसकी शादी नहीं हो सकती है। अ मैरिज विद वुमेन प्रोहिबिटेड अंडर एफिनिटी इज वॉइड। और देखिए अ मैरिज विद वुमेन अगर वो शादी कर भी लेता है तो वो मैरिज को यहाँ वॉइड, शून्य मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। तो ये सेकंड रिलेशनशिप है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है फॉस्टरेज, जिसको बोला गया रीजा। देखिए क्या होता है ना कि इट रिफर्स टू मिल्क रिलेशनशिप। इट इज अ कंडीशन व्हेन अ लेडी अदर देन द मदर ऑफ द वाइफ अदर देन द मदर ऑफ द वाइफ breastfeed, suckled the child under the age of 2 years, the lady turns to be the fosterage mother of the child. A man is restricted from marrying the person who comes under foster relationship. देखो क्या है ना कि A जो है एक बच्चा है, एक मेल है, और बी जो थी उसकी मदर थी। अब मान लेते हैं कि उसकी मदर की डेथ हो गई, तो इस मदर की कोई दोस्त मान लो सी, वो उन्होंने इस बच्चे को, अभी बच्चा बहुत छोटा था, जब जैसे ये बच्चे का बर्थ हुआ वैसे ये मदर की डेथ हो गई या उन्होंने घर छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, अब वो नहीं है यहाँ पे, या उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो कुछ ऐसा हो गया, तो ये जो सी जो ये बी की दोस्त थी या कोई और दूसरी लेडी थी, कोई और दूसरी फीमेल है, उन्होंने इस बच्चे को अपना दूध पिलाया है, उन्होंने इस बच्चे को खाना खिलाया है, अपना मिल्क, उसको अपना छोटा बच्चा उसको मिल्क की आवश्यकता होती है तो उसने उसको वो अपना मिल्क जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ये ए मेल है ये इस सी से भी शादी नहीं कर सकता है। तो ये लिखा है इट रिफर्स टू मिल्क रिलेशनशिप। इट इज अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन है व्हेन अ लेडी अदर देन मदर, अब उसकी मम्मी नहीं है, कोई और लेडी है, ब्रेस्ट फीड कराया उन्होंने द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 years, जब वो बच्चा 2 साल से छोटा था तब करा है। द लेडी टर्न टू बी अ फॉस्टर मदर। अब वो लेडी है वो एक प्रकार से उसकी फॉस्टर मदर ही कहला रही है, मदर तो है ही लेकिन वो असली मदर ना होकर ऐसी मदर है जिन्होंने उनका ध्यान रखा है, फॉस्टर मदर ऑफ द चाइल्ड कहला रही है। तो जो भी उस रिलेशनशिप में आएगा तो जो वो आदमी ये बच्चा है ये कभी भी इनसे शादी नहीं कर सकता है, ये भी इसमें ये रीजा के अंदर बोला गया है। तो ये है आपके एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की, इससे तो इनकी अगर आप शादी कर लोगे वॉइड पूरी तरह से शून्य मानी जाएंगी, और अगर आपके बच्चे भी हो गए इनसे तो वो इललेजिटिमेट बच्चे बोले
जाएंगे वो एक प्रकार से नाजायज बच्चे बोले जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो पहला हमारा टॉपिक अब हो चुका है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ने वाले रिलेटिव प्रोहिबिशन। क्या होता है रिलेटिव प्रोहिबिशन? देखो, अंडर मुस्लिम लॉ सर्टेन प्रोहिबिशन आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। जो पहले हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट, इसमें जो भी शादी होगी वो पूरी तरह से जीरो मान ली जाएगी। लेकिन रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या होता है? रिलेटिव प्रोहिबिशन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं मुस्लिम लॉ के अंदर जिसमें आपके जो आप शादी करते हो वो एक प्रकार से रिलेटिव प्रोहिबिशन के अंदर आती है। इफ मैरिज टेक प्लेस इन वायलेशन ऑफ सच प्रोहिबिशन इट इज ओनली इररेगुलर एंड इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइस। अब जो ये रिलेटिव प्रोहिबिशन है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप शादी कर लेते हो इन सारे रिलेशन में, तो आपकी शादी को वॉइड, आपकी शादी को पूरी तरह से जीरो नहीं माना जाएगा, एंड नहीं होगी, लेकिन उस शादी को इररेगुलर मान लिया जाएगा। फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोहिबिशन। अब ये रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या होता है अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, शादी को सिर्फ और सिर्फ इररेगुलर मान लिया जाएगा, वॉइड नहीं माना जाएगा। अनलॉफुल कंजंक्शन, it means contemporaneously marrying two women so related to each other by consanguinity, affinity और fosterage। यहाँ पे ये बोला, मैं आपको सिंपली समझाऊंगी। देखो, अनलॉफुल कंजंक्शन का क्या मतलब है। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इसमें जो भी शादी होगी वो इररेगुलर होगी, वॉइड नहीं मानी जाएगी। अभी हम शिया सुन्नी का वो अलग देखेंगे क्या होता है। तो अनलॉफुल कंजंक्शन का क्या मतलब है, मान लिया जाए ए एक आदमी है, उसने 2 लोगों से शादी करी, बी और सी से। तो ए यहाँ पे एक मेल है और बी और सी दोनों फीमेल है। अब यहाँ पे जो ये 3 रिलेशनशिप बताए गए, कॉन्सेंग्विनिटी, एफिनिटी और फॉस्टरेज, ये बी और सी के बीच में नहीं होने चाहिए। मान लिया जाए बी जो है उसकी एज 18 साल है और सी की एज है 30 साल। अब ये दोनों फीमेल है और ए ने इनसे शादी की है। अब आपको पता है कि मुस्लिम लॉ के अंदर एक मेल 4 वुमेन से शादी कर सकता है। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये बी है ना, ये बी है, इनको सी ने अपना मिल्क पिलाया है, या इनका जो रिलेशनशिप है सी के साथ वो कौन सा वाला है, वो रीज़ा रिलेशनशिप है। बी और सी के बीच में रीज़ा रिलेशनशिप। इसका ये मतलब है कि बी की अगर मम्मी नहीं होंगी कभी, तो सी ने उनको जब वो 2 साल की होंगी तो उन्होंने उनको खाना दिया होगा, उनको मिल्क पिलाया होगा। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, फॉस्टरेज वाला बन रहा है। तो ये बोला गया है ये एक अनलॉफुल कंजंक्शन है ए के लिए। ए जो है वो कभी इनसे शादी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर शादी कर लेता है तो वो शादी इररेगुलर मानी जाएगी, वॉइड नहीं मानी जाएगी। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा मान लिया जाए बी की डेथ हो गई, अब सिर्फ सी ही बची है, तो यहाँ पे ए और सी की शादी जो होगी वो वैलिड मान ली जाएगी। या फिर अगर यहाँ पे क्या होता है कि सी की डेथ हो गई, अब सिर्फ बी बची, तो यहाँ पे ए और बी की जो शादी थी वो भी यहाँ पे वैलिड मान ली जाएगी। लेकिन जब तक ये दोनों साथ में अभी दोनों हैं, दोनों की प्रेजेंस है और ए ने इन दोनों से शादी कर ली, तो यहाँ पे ये मैरिज तब तक इररेगुलर मान ली जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि दस अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी 2 सिस्टर। देखो, एक मुस्लिम जो है वो 2 सिस्टर से शादी नहीं कर सकता है, ये तो यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन अगर कर लेता है, हम एक कंडीशन लेते हैं कि उसने कर ली, उसने एक आदमी था, उसने बी और सी से शादी कर ली और बी और सी जो है वो सगी बहन है। अगर ए उन दोनों से शादी कर भी लेता है तो वो शादी सिर्फ इररेगुलर होगी। इररेगुलर का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए एक बहन की डेथ हो गई, तब तो ए और बी की शादी वैलिड मानी जाएगी ना, बिल्कुल वैलिड मान ली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इररेगुलर टर्म लिखा है कि अगर किसी की भी डेथ हो गई या अगर किसी ने डिवोर्स दे दिया, मान लीजिए बी ने डिवोर्स दे दिया और अब जो ए है वो ए और सी के बीच में जो शादी होगी वो वैलिड मान ली जाएगी। लेकिन हाँ, साथ में वो शादी नहीं कर सकता है। एक मुस्लिम आदमी साथ में 2 बहनों से 2 सिस्टर से शादी नहीं कर सकता एक साथ, पर एक की अगर डेथ हो गई तो वो दूसरे से शादी कर सकता है। ठीक है, सेम वही लिखा है, एन आंट एंड हर नीस। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है, शिया लॉ हमने पढ़ा था, मुस्लिम सेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, शिया और सुन्नी। शिया लॉ के अंदर एक मुस्लिम आदमी जो है वो अपनी मे मैरी हिज वाइफ्स आंट, वो अपनी वाइफ की आंट से शादी कर सकता है, लेकिन वो अपनी वाइफ की नीस से शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी वाइफ खुद परमिशन ना दे दे। बट ही कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स नीस विदाउट हर परमिशन। तो यहाँ पे परमिशन लेना ग्रांटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लिया गया शिया लॉ के अंदर। एक और यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैरिज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन इज वॉइड अंडर शिया लॉ। जो ये अनलॉफुल कंजंक्शन जो कि हमने बोला था कि अगर 2 वुमेन यहाँ पे हैं, अगर वो कॉन्सेंग्युनिटी, एफिनिटी और फॉस्टरेज वाले रिलेशनशिप से गवर्न होती हैं, तो शिया लॉ के अंदर उनकी शादी को वॉइड मान लिया जाएगा, लेकिन सुन्नी लॉ के अंदर उस शादी को इररेगुलर मान लिया जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि कहाँ पे वॉइड मान लिया जाता है और कहाँ पे इररेगुलर मान लिया जाता है। सेकंड कंडीशन जो आती है रिलेटिव प्रोहिबिशन के अंदर, वो आती है पॉलीगैमी। अब ये पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा शादियाँ करना, या इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुविवाह करना। तो क्या मतलब है, अब आप कहोगे अगर आप देखो तो मुस्लिम मैरिज में तो 4 वाइफ से तो शादी कर सकता है, तो वो नहीं है क्या पॉलीगैमी। देखिए, इन मुस्लिम मैरिज लॉ 4 वाइफ्स आर अलाउड। साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम मैरिज में, साफ साफ एक चीज़ लिखी है कि मुस्लिम मैरिज में 4 वाइफ्स अलाउड है।
एट अ टाइम, एक बार में एक मुस्लिम आदमी 4 वाइफ से शादी कर सकता है। बट इफ अ मैन मैरीज फॉर द 5th टाइम, अगर लेकिन वो 5th टाइम अगर शादी करता है तो वो फिर इररेगुलर शादी बन जाएगी। ऑन टर्मिनेशन ऑफ अर्लियर मैरिज और डेथ ऑफ वन वाइफ द 5th वाइफ बिकम वैलिड। देखो क्या लिखा हुआ है, एक आदमी ए था, उसने उसकी बीवी थी बी सी डी और ई, उसकी 4 बीवियां हैं। अब इस आदमी ने क्या किया ना, एक एफ से और शादी कर ली, तो शादी कर तो ली, तो ये शादी वॉइड, शून्य नहीं होगी, ये शादी इररेगुलर होगी। इररेगुलर तब तक होगी, मान लिया जाए बी की डेथ हो गई, अब तो इसके पास सिर्फ 3 ही बीवियां रही, तो ये एफ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी, ये 4, तो इस केस में ये एफ से जो इसने शादी करी थी वो वैलिड मान ली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म साफ साफ लिखा है कि अगर वो 5वीं टाइम शादी कर लेता है तो वो शादी को इररेगुलर मान लिया जाएगा, वो वॉइड नहीं होगी, वो वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसकी पहले की जो बीवी थी उसको अगर कोई डिवोर्स दे दे या किसी की डेथ हो जाए तो 5th जो वाइफ है वो उससे उसकी शादी को वैलिड मान लिया जाएगा। तो ये है इन शिया लॉ, इन सुन्नी लॉ, सॉरी शिया लॉ के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, इन शिया लॉ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है इन शिया लॉ 5th मैरिज इज वॉइड, साफ साफ लिखा है अगर वो 5वीं शादी करता है तो वो शून्य, एक तरह से वॉइड मान ली जाएगी। ऑल्सो इफ अ मुस्लिम मैरिज इज मैरिड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट देन ही कैन नॉट डू बाइगेमी और पॉलीगेमी, इट मीन्स ही कैन नॉट हैव सेकंड वाइफ वाइल सबसिस्टिंग ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज। अगर कोई मुस्लिम मैरिज, ये हम शिया लॉ की बात करें, अगर कोई मुस्लिम मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करता है तो फिर उसके बाद वो बाइगेमी भी नहीं कर पाएगा और वो कभी भी पॉलीगेमी नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा, जब तक वो अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ ना दे, ठीक है। ही कांट हैव सेकंड वाइफ अंटिल वाइल सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज, अगर उसकी फर्स्ट मैरिज वैलिड है और वो अपनी फर्स्ट मैरिज को नहीं एंड करना चाहता है या तो तब तक वो सेकंड वाइफ या तब तक वो बाइगेमी और पॉलीगेमी नहीं कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन लिखी है, अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करता है तब के लिए, ठीक है। अब देखो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, मैंने आपको जब मैंने आपको कैपेसिटी टू पार्टीज बताया था या जब मैंने आपको प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बताया था एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज, उसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी विटनेस का होना। हमने पढ़ा था सुन्नी लॉ के अंदर क्या था, सुन्नी लॉ के अंदर हमने देखा था विटनेस होनी चाहिए, या तो 2 मेल हो या 1 मेल और 2 फीमेल हो, यही था। शिया लॉ के अंदर हमने देखा था मैरिज के टाइम पे कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं होती, डिवोर्स के समय पे बिल्कुल होती है। तो यही लिखा है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, द मैरिज मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर एंड कंपीटेंट विटनेस। तो यहाँ पे सुन्नी लॉ के अंदर हमने साफ साफ पढ़ा है कि विटनेस होने चाहिए, और विटनेस भी ऐसे होने चाहिए, पहली चीज़ वो मुस्लिम होने चाहिए, दूसरी चीज़ वो अडल्ट होने चाहिए और वो साउंड माइंड के होने चाहिए। 3 कंडीशन हमने देखी थी। अब देखो शिया लॉ के अंदर क्या दिया है कि प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अ वैलिड मैरिज। शिया लॉ के अंदर विटनेस का होना ना होना एक ही चीज़ है, लेकिन सुन्नी लॉ के अंदर आपको बिल्कुल विटनेस होनी चाहिए। अगर विटनेस नहीं होंगे तो वो शादी को इररेगुलर मान लिया जाएगा। डिफरेंस ऑफ रिलीजन, अब डिफरेंस ऑफ रिलीजन क्या कहता है, अ मुस्लिम मैन कैन मैरी अ वुमेन हु इज क्रिश्चियन, एक मुस्लिम आदमी जो है वो वुमेन से शादी कर सकता है जो कि क्रिश्चियन हो, पारसी हो या फिर जूइश हो, बट ही कैन नॉट मैरी अ वुमेन हु इज अ वर्शिपर ऑफ फायर और आइडल। फायर और आइडल के वर्शिपर हिंदू होते हैं, उनसे वो शादी नहीं कर सकता है। इफ ही डज सो इट इज कंसिडर्ड एज इररेगुलर मैरिज, अगर वो शादी कर लेता है तो वो इररेगुलर मैरिज के अंदर आएगा और वो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी आएगा। In the case of Muslim woman, she cannot marry a non-Muslim man. If she does, it is also considered as irregular. अगर मुस्लिम वुमेन भी अगर किसी हिंदू मैन से शादी करती है, या फिर सॉरी हिंदू नहीं नॉन मुस्लिम मैन से शादी करती है, तो उसकी शादी को भी इररेगुलर मान लिया जाएगा, उसकी शादी को भी वैलिड नहीं माना जाएगा, एक प्रकार से इररेगुलर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ा यहाँ पे ये चीज़ें। अब बनोगी, देखो स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिम एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट, अब देखो अगर कोई शादी हिंदू मैरिज एक्ट से कर रहा है तो उसमें यह है कि आपको हिंदू होना होगा उसके लिए। हिंदू के अंदर हम पढ़ते हैं कि सिख्स भी आते हैं, उसके अलावा बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैनिज्म, ये सब इसमें आते हैं। अगर कोई इंसान मुस्लिम मैरिज के अंदर शादी कर रहा है तो वहाँ पे उनका मुस्लिम होना कंपलसरी है, या फिर एक यहाँ पे लिखा है कि एक मुस्लिम आदमी जो है वो क्रिश्चियन, पारसी, जूस से शादी कर सकता है। तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या मतलब है, देखो स्पेशल मैरिज एक्ट का यहाँ पे ये मतलब है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वहाँ वो शादियाँ होती हैं जो इंटर फेथ या इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज जो होती है ना, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होती हैं। अगर कोई हिंदू मैन और मुस्लिम वुमेन या कोई मुस्लिम वुमेन, अगर कोई मुस्लिम मैन या हिंदू वुमेन शादी करती है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन में लेके आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ रिलीजन में ये भी आएगा। अब हम 5th पढ़ने वाले हैं, वो है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ हम देखते हैं इद्दत क्या होता है। इद्दत एक समय का टाइम पीरियड होता है। देखो जब भी ना शादी एंड होती है, शादी एंड 2 ही ढंग से हो सकती है, या तो स्पाउस की डेथ हो गई या फिर उन्होंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स का मतलब है कि या तो मेल ने बोला मुझे नहीं, या फिर हस्बैंड ने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर वाइफ ने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये 2 ही ढंग से मैरिज डिवोर्स इनकी हो सकती है। तो मुस्लिम मैरिज में क्या होता है ना कि एक इद्दत का टाइम पीरियड होता है, जो कि एक प्रकार से ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें वुमेन को अकेला रहने के लिए कहा जाता है कि अब इस टाइम पीरियड में आपकी शादी नहीं होगी किसी से भी। तो इद्दत एक पर्टिकुलरली एक ऐसा टाइम होता है जब भी मैरिज का एंड हो जाता है,
तो मैरिज एंड या तो डिवोर्स से होगी या फिर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। इद्दत जो है वो टाइम पीरियड सिर्फ वुमेन के लिए ही रखा गया होता है। अब क्यों रखा गया होता है? देखो, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मान लिया जाए अगर एक वाइफ थी, उसका एक हस्बैंड था, अब हस्बैंड की डेथ हो गई, तो यहाँ पे वाइफ को ये कहा जाता है कि अब इसके लिए भी ना बहुत अलग अलग टाइम पीरियड दे दिए गए कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई या फिर अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, तो सबके लिए टाइम पीरियड अलग अलग है। तो यहाँ पे इद्दत का टाइम पीरियड वुमेन के लिए रखा गया 4 मंथ और 10 दिन, 4 मंथ प्लस 10 डेज। ये इसलिए रखा गया ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, ये देखने के लिए कि वाइफ इद्दत का टाइम पीरियड रखा जाता है ताकि वहाँ पे उस जो बच्चा है उसको सारे राइट्स दिए जाएं और उनको इनहेरिटेंस में उसका रोल आए, इसीलिए एक इद्दत का टाइम पीरियड रखा जाता है। द पीरियड ऑफ इद्दत इज 3 लूनर मंथ इन केस ऑफ डिवोर्स एंड 4 लूनर मंथ एंड 10 डेज व्हेन हस्बैंड डाइज। तो मैंने वही कहा ना कि इद्दत का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। ये हम टॉपिक बहुत अच्छे से आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल टाइम पीरियड है वो 3 मंथ का होता है। लूनर मंथ मतलब कि 3 मंथ्स, आप इसको देखिए ऐसे। लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर में जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है 4 मंथ प्लस 10 दिन और एक्स्ट्रा। इफ द मैरिज वॉज नॉट कॉन्ज्यूमेटेड देयर इज नो नीड टू फॉलो इद्दत पीरियड। देखो, कॉन्ज्यूमेटेड का मतलब है कि अगर उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रखा है तो वहां पे इद्दत का टाइम पीरियड फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे। और क्यों रखा जाता है इद्दत का टाइम पीरियड? बस इसीलिए ये देखने के लिए कि क्या वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है। अंडर शिया लॉ द मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज वॉइड, वेयर इज अंडर सुन्नी लॉ द पीरियड ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज इरेगुलर। देखिए, शिया लॉ के अंदर सीधे सीधे बोला गया कि इद्दत में अगर वुमेन जो है वो इद्दत टाइम पीरियड से गुजर रही है तो वहां पे उसकी अगर आप शादी करा दोगे तो वो वॉइड मान ली जाएगी। लेकिन सुन्नी लॉ में ये कहा है कि अगर आप शादी कर लेते हो इद्दत पीरियड में, मान लिया जाए यहाँ पे एक हम केस देखते हैं कि एक वाइफ है, उसका जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे हम यही केस देखते हैं कि एक वाइफ थी और एक हस्बैंड था, हस्बैंड की तो हो गई डेथ। तो यहाँ डेथ के केस में कितना टाइम पीरियड है? 4 लूनर मंथ प्लस 10 दिन। और अगर यहाँ वाइफ ने किसी और आदमी से, यहाँ पे एक आदमी ए है, इससे शादी कर ली 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पे अब वाइफ की शादी तो हो जाएगी, तो ये शादी इररेगुलर मान ली जाएगी। इररेगुलर का ये मतलब है कि 4 मंथ 10 दिन के बाद ही इस शादी को वैलिड माना जाएगा। अगर मान लिया जाए हम ये पता चल गया 4 महीने में कि वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है अपने पहले वाले हस्बैंड से, तो जब तक ये वाइफ अपने इस पहले वाले हस्बैंड से जो बच्चा पैदा होना था जब तक वो बच्चे को पैदा नहीं कर देती तब तक वो शादी को इररेगुलर ही मान लिया जाएगा ए के साथ जो उसने शादी की है। तो ये सारी चीजें हम इद्दत में देखेंगे क्या होता है। बस आपको ये देखना है कि इद्दत एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि कब दिया जाता है, जब शादी जो होती है वो एंड होती है। अब शादी चाहे हस्बैंड की डेथ से एंड हो चाहे डिवोर्स लेके एंड हो, लेकिन इद्दत जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ वुमेन ही फॉलो करती है। ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन देखने वाले हैं, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी क्या होता है। अभी हमने इससे पहले 2 चीजें देख ली थी, क्या क्या? एक तो हमने देखा था एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरा हमने देखा था रिलेटिव प्रोहिबिशन। रिलेटिव के अंदर हमने 3 केस देखे थे, अनलॉफुल कंजंक्शन, पॉलीगैमी, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस और डिफरेंस ऑफ रिलीजन और इद्दत का टाइम पीरियड। ये हमने देखा था रिलेटिव प्रोहिबिशन के अंदर। अब हम तीसरा देखेंगे, वो है प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। इसका क्या मतलब है? देखो, इट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस के अंदर प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी आती है। पहला, मुस्लिम मैरिज के अंदर एक चीज आपको देखनी है कि जो मेल है वो 4 शादियां कर सकता है एक बार में, लेकिन जो वुमेन है वो सिर्फ एक ही शादी कर सकती है। वैसे नहीं कि वो भी 4 हस्बैंड रखे, ऐसा नहीं होगा। वुमेन जो है वो एक ही शादी करेगी। अगर वुमेन दूसरी शादी कर लेती है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सुन्नी लॉ के अंदर उनकी शादी को इररेगुलर माना जाएगा, लेकिन शिया लॉ के अंदर उनको वॉइड मान लिया जाएगा। सुन्नी लॉ के अंदर इररेगुलर क्यों मान लिया जाएगा? अब जैसे एक वुमेन थी, वो सुन्नी सेक्ट को वो फॉलो करती है, उनकी पहले से एक हस्बैंड थे, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, तो यहाँ पे शादी को इररेगुलर माना गया। दूसरे हस्बैंड के साथ जो शादी है उसको इररेगुलर माना गया। इसका ये मतलब है कि अगर उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे इस केस में सेकंड वाले जो जिससे उन्होंने शादी की अब ये वैलिड बन जाएगा। यही डिफरेंस है वॉइड और इररेगुलर में। वॉइड का मतलब आपकी शादी मानी ही नहीं गई, इररेगुलर में आपकी शादी तब तक नहीं मानेगी जब तक पहले वाली अगर हस्बैंड की डेथ हो, जब तक आपको एक स्पेस ना मिल जाए। जैसे ये फर्स्ट वाले हस्बैंड की डेथ होगी, ये सेकंड जो ये शादी जो शादी पहले इररेगुलर थी अब वो वैलिड बन जाएगी। तो ये है पॉलीएंड्री। यही बोला गया कि ये है कि मोर देन एक हस्बैंड नहीं रख सकती हैं, यही सिंपल बोला गया। और मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम का केस मैंने आपको बता दिया है, सुन्नी लॉ के अंदर क्या और शिया लॉ के अंदर क्या है। फोर्थ जो है वो है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। दिस में अराइज आउट ऑफ मैरिंग अ वुमेन इन सेंटे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इट इज अनलॉफुल टू मैरी अ वुमेन हु इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। क्या कहा था मैंने कि इद्दत का टाइम पीरियड क्यों होता है? इद्दत का टाइम पीरियड इसलिए होता है, इद्दत का टाइम पीरियड इसलिए होता है ये चेक करने के लिए कि वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर कोई मुस्लिम मेल ऐसी मुस्लिम वुमेन से शादी कर ले जो कि प्रेग्नेंट है, तो वो शादी को क्या माना जाएगा? वो शादी आपकी डायरेक्टरी इनकैपेसिटी के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए वो एक अनलॉफुल एक्ट बन जाएगा टू मैरी अ वुमेन हु इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। वो अपने फॉर्मर हस्बैंड के द्वारा ही पहले से प्रेग्नेंट है, तो पहले उसको वो बच्चे को डिलीवर करने दो, उसके बाद वो इद्दत का टाइम पीरियड गुजरने दो, फिर जाके आप उनसे शादी कर सकते हो। तब तक सुन्नी लॉ के अंदर तो वो शादी वॉइड होगी और
सुन्नी लॉ के अंदर वो शादी क्या होगी, इररेगुलर होगी, और शिया लॉ के अंदर वो शादी, या यहाँ पे साफ साफ लिखा है सुन्नी लॉ के अंदर वो शादी इररेगुलर होती है और शिया लॉ के अंदर वो शादी वॉइड मानी जाती है। ठीक है, फिर है प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स। ये अब वैसे हट चुका है, ये टर्म मेनली यहाँ पे हलाला की बात हो रही है कि अगर फिर आप उनके साथ रीयूनियन तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप उनकी शादी किसी और से ना करवा दो, फिर वो उस शादी में कॉन्जुमेशन भी होना चाहिए, तब जाके आप उनको उनसे शादी दोबारा कर सकते हो। लेकिन अभी पूरा हट चुका है क्योंकि ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला था कोर्ट ने, तो ये वाला अब हट गया है। तो मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, अंडर शिया लॉ मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इज वॉइड। साफ साफ लिखा है कि शिया लॉ के अंदर शादी अगर कोई पिलग्रिमेज कर रहा है, जैसे हज यात्रा कर रहा है, वहाँ पे वो शादी को वॉइड माना गया, शून्य मान लिया जाएगा, वो शादी आपकी वैलिड नहीं होगी शिया लॉ के अंदर। मैरिज विद अ सिक मैन, मैरिज विद अ सिक मैन सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज विच इज लाइकली टू बी फेटल इज इनवैलिड, हाउएवर इफ ही रिकवर्स एंड द मैरिज इज कॉन्जुमेटेड इट इज वैलिड। क्या गया है कि अगर एक वुमेन है, उन्होंने एक बी से शादी करी जो कि बहुत ही सिक है, बीमार आदमी है बहुत ज़्यादा, तो और वो ऐसे डिजीज से गुजर रहा है जिससे वो पता ही है कि उनकी डेथ होनी ही होनी है, तो ये जो मैरिज है इसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रिकवर हो जाए, अगर वो ठीक हो जाए, तो फिर और वो जो मैरिज है और जो वो शादी है वो कॉन्जुमेटेड भी हो चुकी है। कॉन्जुमेटेड का क्या मतलब है कि वहाँ पे इंटरकोर्स हो चुका है, सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बन गए, तो वहाँ पे वो शादी को फिर वैलिड मान लिया जाएगा। तो ये है आपके सारे के सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, हमने ये पूरा का पूरा मैरिज कंसेप्ट पढ़ लिया है। अभी मैरिज का थोड़ा और कंसेप्ट, अभी इद्दत का टाइम पीरियड है और अभी टाइप्स ऑफ मैरिज बताया, बहुत बचा है अभी, लेकिन हमने एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया। ये जो हमने पढ़े, ये हमने पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ मैरिज की, क्या क्या एसेंशियल है मैरिज के अंदर। यहाँ हमने पढ़ा था कि ये लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें हमने एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, रिलेटिव प्रोहिबिशन, इसके बाद हमने प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी और डायरेक्टरी इनकैपेसिटी को पढ़ा है। तो ये सारे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच।